नमस्कार दोस्तों, आज हम आरओ और ईओ के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आरओ और ईओ की कट ऑफ संभावित क्या हो सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि आरओ और ईओ में कौन से क्वेश्चन हार्ड थे, कौन से इजी क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन एक्ट से आए, कितने क्वेश्चन करंट जीके से आए, कितने जीके से क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड थे और कौन कौन से क्वेश्चन इजी थे। इस पे हम चर्चा करेंगे और संभावित कट ऑफ की भी बात करेंगे। देखिए, बात ये है कि राजस्थान के अंदर जो आरओ और ईओ की जो पोस्ट निकली है, आरओ की जो सीटें हैं वो लगभग 14 हैं और ईओ की जो पोस्ट है वो लगभग 63 है। मतलब बात ये है कि संख्या बहुत कम है इनकी। और कुल बच्चों की अगर हम आवेदन की बात करें कि कुल आवेदन कितने हुए थे, तो आवेदन इसमें लगभग 4 लाख आवेदन हुए थे, कम नहीं होते हैं 4 लाख। और सीटें कितनी हैं आप टोटल करके देख लीजिए, 7 मतलब 77 सीटों के ऊपर कितने बच्चों ने आवेदन किया है, 4 लाख। अब लेकिन परीक्षा में कितने बैठे हैं, जो परीक्षा में रेशो आ रहा है 50% का, मतलब 2 लाख बच्चों ने आज पेपर दिया है। कितने बच्चों ने दिया है, 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अब इस आधार पर देखा जाए कि संख्या पोस्ट बहुत कम है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और पेपर भी इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं था। पेपर भी अगर कुछ क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो इजी क्वेश्चन थे। तो अभी हम बात करेंगे कि क्वेश्चन जो 60 क्वेश्चन जो जीके के पूछे गए, उसमें से कितने क्वेश्चन सही होने की संभावना है। देखिए, 55 क्वेश्चन जो हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, इजी मान सकते हैं हम, इनको हार्ड नहीं कह सकते। अगर 55 क्वेश्चन से जो भी बच्चा ज़्यादा लेके आ रहा है, प्लस कर रहा है, वो यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, मतलब ये कि जीके उनका बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद में आते हैं 21 क्वेश्चन करंट जीके के आ रहे थे। करंट जीके के क्वेश्चनों में से अगर किसी ने 15 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं तो वो भी अच्छी स्थिति में है, मतलब ये कि उनकी करंट जीके बहुत अच्छी है और वो भी आगे तैयारी करते रहें, आगे जो एग्जाम्स हैं उनमें लगातार बने रहें। इसके बाद में 39 क्वेश्चन एक्ट से आते हैं और इसमें से अगर जिसने भी 25 से और 30 के मध्य क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इसमें 25 के आसपास जिसके सही हैं, वो बहुत अच्छी तैयारी है उसकी। और अब हम इसकी बात करें कि कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो ये लगभग 95 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। एक सामान्य बच्चा जो लगातार तैयारी कर रहा है, या यूँ कहा जाए कि जिसने इस भर्ती के लिए अपने आप को तैयार किया है, तो 55 क्वेश्चन अगर उसके सही हैं तो ऐसी स्थिति है कि वह अच्छी स्थिति में माना जाएगा। मतलब बात ये कि वो संभावित कट ऑफ तक अपने आप को बनाए रख सकता है। अगर हम बात करें जनरल की कट ऑफ की, कि जनरल की कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, क्योंकि सामान्य बच्चा जो है इस तरह से करके आ रहा है, क्योंकि पोस्ट कम है, इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है लगभग 100 से 105 के मध्य रहेगी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी संभावित यही है। अगर एससी और एसटी की बात करें, एससी और एसटी की बात करें तो 95 से लेकर के 100 के मध्य इनकी संभावित कट ऑफ रहेगी। आप भी ये कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि जब 55 क्वेश्चन सामान्य बच्चा कर रहा है और इससे आगे क्वेश्चन अगर करता है तो वो अच्छी स्थिति में है। अगर इससे कम रहता है तो उसका स्कोर डाउन रहेगा, मतलब वो कंपटीशन की दौड़ में नहीं है, वो अपने आप को और अच्छे से तैयार करे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों की जो पूछे गए हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण जो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था किन जिलों से हुआ था, तो इसका ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आएगा। इसका आंसर जो ये सीट है मेरे पास, ये है LSG 32 की। तो इसका अगर क्वेश्चन मिलान किया जाए तो इसका आंसर होगा 1
और दूसरा आता है क्वेश्चन, मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे मिले हैं और विराटनगर से भी मिले हैं। तो ये कौन सी नदी है जो चित्तौड़गढ़ में है, तो वो है बैराज नदी। इसमें अश्वी है, नीलपाड़ा है और एलना है, तो ये नहीं है, बैराज इसमें आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज की गई थी। तो वहां पर एक टीला मिला था, तो उस सभ्यता का क्या नाम था वहां पर, तो उसका नाम था धूलकोट। क्या नाम था? धूलकोट था। और इसमें राम स्तूप है, पानी का टीला है, अहरवाल भी है, तो ये आंसर सही नहीं है। फिर आता है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या मिले हैं? तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। मैंने पिछले वीडियो में अपने में इस ताम्रपाषाण सभ्यता के बारे में पढ़ाया है, अब देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी कितनी आयु थी जब वह सिंहासन पर बैठे थे? तो उनकी जो आयु थी वो थी मात्र 11 वर्ष। अब इसमें दूसरे ऑप्शन है 5 है, 21 है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 11 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमार शासक का संस्थापक कौन था? आबू जिसका विकास सिरोही में हुआ, मतलब जो परमार शासक थे उन्होंने आबू में अपनी एक शाखा डाली जिसका संस्थापक क्या नाम था? धूमराज। क्या नाम था? धूमराज। ये सही आंसर है। इसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मूलराज है, कटनी राज है, उत्पल राज है, तो ऑप्शन क्या आएगा? धूमराज। अगला क्वेश्चन है, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत करती है? हाड़ौती स्कूल में वर्गीकृत करती है। मतलब 4 स्कूलें हैं, कौन कौन सी? मेवाड़ है, मारवाड़ है, ढूंढाड़ और हाड़ौती है। तो यहाँ पर ये हाड़ौती स्कूल आएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। हाँ, इससे पिछले वाला जो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था, ये थोड़ा सा टफ है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आसकरण की रानी के द्वारा करवाया गया था, उनका नाम क्या था? तो आप देखिए, इसमें राम रसदे है, महावती है, नाथावती है और प्रेमल देवी है। तो इनके जो नाम था वो था प्रेमल देवी। ये भी थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो। फिर गिदड़ नृत्य है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। गिदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो शेखावाटी से संबंधित है। बहुत इजी है और बहुत आप जब भी पढ़ोगे तो कला संस्कृति में तो ये सबसे ज्यादा चर्चित गिदड़ नृत्य आता है। 4 बैत है, ये भी बहुत प्रसिद्ध और पॉपुलर रहा है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 बैत जो नृत्य है वो टॉक से संबंधित है। इसके अलावा हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, अब देखिए हाड़ा राजपूत कहाँ है? हाड़ौती में है। अब हाड़ौती में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी तक इसमें अगर बात करें तो एक टफ क्वेश्चन आया है जिसका नाम है, अगर परमार शासकों की बात करें तो कि परमार आबू में कौन से परमार शासक ने संस्थापन किया है, तो ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, रिंद्रोही के लेखक कौन है? ये भी बड़ा टफ क्वेश्चन है। रिंद्रोही जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो अर्जुन देव चारण इसके आंसर आएंगे। क्या आएंगे इसके आंसर? अर्जुन देव चारण। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? आप लोगों को सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बाबूजी। माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं। जब भी आप माओ जी के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर लिखा आता है कल्कि का अवतार। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ये भी बहुत चर्चित रहा है और इजी क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं कह सकते हम। बेणेश्वर आएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद में महिलाएं जो बोरला पहनती हैं, जो सिर के ऊपर पहनती हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति या पहनावे के बारे में जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको ये टफ लग सकता है। तो अभी तक इसमें 3 क्वेश्चन जो हैं टफ आए हैं, इसके अलावा और टफ नहीं है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको
लगभग जो जितने भी अभी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें सब में ये पूछा जा रहा है कि 2010 इसका आंसर है। अगला है कि राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है बूंदी को। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान, हाँ थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा है कि टफ मान सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान संघ के विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर कर रहे थे, कौन सा राजा है जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, इनका नाम था। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगर जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन भी उनके लिए हार्ड होगा। अगला है बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, रामनारायण चौधरी है इनके आंसर। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है कि भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? तो भू आकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और अगला ही एक क्वेश्चन आया है कि जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 5 क्वेश्चनों में बांटा गया है। ये इजी क्वेश्चन है। अगला है कि 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बांसवाड़ा को जाना जाता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है, ये पूछा गया है। तो डिडवाना, लूणकरण, पंचभद्रा, ये तीनों खारे पानी की है। और डेबर जो झील है वो जैसलमेर झील को कहा जाता है, तो ये एक मीठे पानी की झील है। इसके अलावा राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सा क्षेत्र है जो अंतः प्रभावी जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये है शेखावाटी प्रदेश। देखिए अरावली प्रदेश है वो नहीं हो सकता अंतर प्रभावी क्षेत्र। डेक्कन लावा ये अलग हो गया। पूर्वी मैदानी ये भी नहीं है। तो इसके भी जो है जो नदियां हैं वो बाहर जाती हैं, यहाँ पर प्रभावित होने वाली यहाँ पर समाहित नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 से अधिक वर्षा होती है? किस भाग में होती है? और ये पूछा गया है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग, अगर हम बात करें, ये मान लेते हैं अरावली पर्वत मान लेते हैं और ये दक्षिणी भाग है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो ये जो अरब सागर की शाखा है सीधे निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी जो है इससे जो शाखा आती है वर्षा की, तो ये वर्षा करती है। तो यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है, मतलब आर्द्रता होती है, पानी ज्यादा होता है, इसलिए इस क्षेत्र में खूब वर्षा करती है क्योंकि अरावली इसमें आड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन ये आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है। आंसर यही है। तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 5 में बांटा गया है। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं? अब देखिए पर्वतीय प्रदेश है, ये नाम से तो ये है कि ये जो माउंट आबू है ये पर्वतीय प्रदेश है, तो सबसे पहले आंसर ही आपका ये आना चाहिए, पर्वतीय वन हो गए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कौन से हैं? पर्वतीय वन है तो उपोषण है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर गर्मी भी मिलती है, यहाँ पर ठीक है ना, गर्मी भी मिलती है और ठंड भी यहाँ पर मिलती है, तो दोनों प्रकार के वन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो उपोषण पर्वतीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी जो है राजस्थान के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। आप देखेंगे अरावली के पूर्व की ओर जो चंबल नदी और बनास नदी का जो संगम स्थल है वहां पर पाई जाती है, उसका नाम है सवाई माधोपुर। क्या नाम है? सवाई माधोपुर। एक अगला क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा टफ भी मान सकते हैं। अमृतम जलम जो परियोजना अभियान है वो किसने चला रखा है? तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा ये चलाया गया है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप, इसके बारे में भी आप लोगों ने खूब पढ़ा है, यह बहुत इजी क्वेश्चन है। गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? ये भी आपने खूब पढ़ा है, टोंक में है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है संगमरमर मकराना के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। 1889 में
ये इसका आंसर है। और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहर है सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है जिसकी कोटा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसको भी हम टफ नहीं कह सकते। राष्ट्रीय उद्यान अलवर में कौन सा स्थित है, तो सरिस्का है, ये सब जानते हैं, ये भी टफ नहीं है क्वेश्चन। किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आर्द्र है। अगर हम बात करें आर्द्र में कौन कौन से जिले आएंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आर्द्र में आ जाएगा बांसवाड़ा आ जाएगा, बारां का कुछ भाग आ जाएगा, और ये झालावाड़ आ जाएगा, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां और सिरोही का आबू क्षेत्र जो है ये आर्द्र में आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा खूब होती है, तो ये आर्द्र जिले में आएगा। अब इसमें ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बहुत इजी ऑप्शन था इसमें। अगर ऑप्शनों को देख करके भी हम पता लगाए तो आराम से हम सिरोही को ढूंढ सकते थे, ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। छेला बाऊजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर किसी ने संस्कृति को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए वो तो टफ लग सकता है, तो इसका आंसर आएगा डामोर। अगला क्वेश्चन है कि पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुंड मंगलोद क्षेत्र में निम्नलिखित में से खनिज के कौन से वहां पर अवशेष प्राप्त होते हैं, तो वो है जिप्सम। आपने पढ़ा होगा, गोठ मंगलोद का नाम सुना होगा, यहाँ पर गोठ मंगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। कई बार यहाँ राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उसमें पूछा जाता है, ये भी कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। देखिए भूमि अब यहाँ पर देखिए जो कुल भूमि है, कुल भूमि का जिस पे कृषि होती है उस कृषि पे उसका कितना प्रतिशत भाग जो है उस पे गेहूं होता है, तो इसका जो आंसर है वो 18% आएगा। कितना आएगा, 18% इसमें आएगा। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। फिर अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शब्द शामिल नहीं है, ये थोड़ा सा टफ मान सकते हैं जिन्होंने भारत का जो संविधान है वो नहीं पढ़ा है। तो देखिए बात ये है कि अगर थोड़ा सा इन्होंने देखा है और समझा है, प्रस्तावना में जो कौन कौन से शब्द आएंगे, न्याय आएगी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। फिर इसके बाद में अगर हम अभिव्यक्ति की पूजा उपासना की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता आएगी वहां पर। फिर इसके बाद में आएगा बंधुत्व आएगा, बंधुता आएगी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर समानता लिखा हुआ है, और अगर इसकी हम इंग्लिश देखें, इंग्लिश में क्या आ रहा है, प्रायोरिटी आ रहा है, मतलब यहाँ पर भेदता आ रहा है। इसका जो आंसर है यहाँ ये आएगा, मतलब ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है ना। हम पार्शली नहीं कर सकते, मतलब विभेदता नहीं कर सकते। इसमें जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों में मिसमैच है। अगर कि अगला क्वेश्चन देखें कि कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है किस अनुच्छेद के तहत, जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रदान की जाती है, वो है अनुच्छेद 53। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आप सभी को पता होता है कि लोकसभा में ही बहुमत की आवश्यकता होती है, और जिस सरकार का बहुमत लोकसभा में है वही सत्ता में बनी रहती है, और इसी में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर कोई भी मंत्री, किसी भी मंत्री के ऊपर आरोप लगाया जाता है और उसका जो बिल है उसको लोकसभा में पास नहीं कराया जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है और उसको ऊपर अविश्वास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है। मतलब बात यह है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, देखिए संचित निधि से निकाला जाता है, संचित निधि पर भारित होता है, और इसका जो कंट्रोलर होता है वो होता है कैग। कौन होता है? कैग होता है। और इसे निकालने के लिए उत्तरदायी कौन है? संसद। मतलब बात यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश है उनको कहां से पैसा दिया जाता है और उसमें फेरबदल कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अब देखिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसको यूं भी कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय होते हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, राष्ट्रपति को बताएगा। मतलब अगर प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेता है, सलाह लेता है, तो संभवतः राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, और राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद की जो भी सूचनाएं होती हैं वो प्रधानमंत्री से ही मांगता है। तो बात यह है कि इसका आंसर जो है वो प्रधानमंत्री आएगा। इसके अलावा मानवाधिकार संरक्षण, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ही इसके अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद हैं? 33 हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी है? अगर हम आरपीएससी की बात करें कि सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य 7 है। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो 1 है। तो कुल कितने हो गए? 8 सदस्य हो गए। तो टोटल अध्यक्ष सहित कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था? इसकी अगर इसकी स्थापना की बात करें ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग संस्था की अगर बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो बिल लेकर आया था और दोनों सदनों ने जो पारित किया था, इसको किया था 2003। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2003 आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए राजस्थान में जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम आया था, पंचायत राज अधिनियम आया था 1994 में आया था, उसी वर्ष ही यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1994 आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नागरिकता विवरण किस भाग में है संविधान के? तो ये भाग 2 में है। इसका आपने देखा होगा 6 से लेकर के और 11 तक इसकी, अनुच्छेद 6 से लेकर के और अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन मिलता है। फिर विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? राजस्थान में अगर बात करें कि राजस्थान में पहली अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सुमित्रा सिंह थी। उसी समय आपने ध्यान दिया होगा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री भी वसुंधरा राजे महिला थी, और अध्यक्ष भी उस समय महिला थी, सुमित्रा सिंह थी। निम्नलिखित में से कौन कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? नीति निर्माण में ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि नीति निर्माण में कौन सहायक होते हैं? नीति निर्माण, भाई नीति निर्माण में कौन कौन सहायक है? आपने देखा सिविल सेवक होते हैं, जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं, आईएएस हैं, आरएस हैं, ये सारे सारे सिविल सेवक हैं। दूसरी न्यायतंत्र है, जो हमारी न्यायपालिका है वो है, वो भी निर्णय देती हैं, वो भी उसमें नीति निर्माण में सहयोग प्रदान करती है, निर्देश भी देती है। संसदीय मंत्रिमंडल वो विधेयक लाते हैं, वो भी भाग लेते हैं। लेकिन जो मीडिया है वो औपचारिक नहीं होकर के अनौपचारिक है। मीडिया,
इसका कारण क्या होता है कि जनता की जो आवाज़ होती है और जनता की मांग जो होती है उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करती है और सरकार पर दबाव बनाती है, तो इसलिए इसे अनौपचारिक संस्था माना गया है। अगर हम बात करें सिटीजन चार्टर एक्ट क्या पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर एक्ट पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। जो भी सरकारी कार्य हैं, सरकारी संस्थान हैं, उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहिए, क्योंकि जनता के हित के लिए ही सारे संस्थान बने हुए हैं और जब अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो ये जरूरी है। अगर हम बात करें राज्य के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। बात ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति जाता है और उसे सूचना नहीं मिलती है तो उसके पास क्या विकल्प होते हैं? तो उसके पास विकल्प होते हैं कि राज्य सूचना आयोग के पास वे जा सकता है और शिकायत कर सकता है, उनको लिखित में शिकायत दर्ज करा सकता है। तो इसका आ जाएगा RIC आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये तो भाई आप लोगों को पता है अनुच्छेद 21 में है और ये है मूल अधिकारों में। तो मूल अधिकार कौन से में है? भाग 3 में दिए हैं, तो आप इसका आंसर मौलिक अधिकार कर सकते हैं। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसमें है इंदिरा गांधी जी, सरदार पटेल और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? मतलब कि राज्य सूची का विषय नहीं है, राज्य सूची का विषय नहीं है, या तो समवर्ती सूची का होगा या फिर केंद्र सूची संघ सूची का होगा। तो यहाँ पर जो संघ सूची का विषय है वो एयरवेज और बंदरगाह है। इनका अगर कोई इनके ऊपर जो कानून का निर्माण करना है, नियंत्रण करना है, वो संघ सूची के द्वारा मतलब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सूची नहीं करती। तो इसका आंसर आ जाएगा एयरवेज और बंदरगाह। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान में स्थानीय स्वय शासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आप लोगों को पता है जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है स्थानीय स्वय शासन विभाग? तो ये है जयपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 60 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके से संबंधित थे। बहुत हम कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ करके इजी थे और इन क्वेश्चनों की मैंने अभी आपसे चर्चा की कि अगर जो बच्चा 55 क्वेश्चन से अधिक करके आया है तो बहुत अच्छी तैयारी है उसकी, और अगर उन्होंने आगे वाले क्वेश्चनों में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो अवश्य उसका नंबर आ जाएगा। मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी है। अब हम बात करेंगे अगले पोर्शन की, करंट अफेयर की, जस्ट अगले वाले।